नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज का दिन अच्छा नहीं है। पर्यावरण के मामले में भारत दुनिया भर में सबसे लास्ट आया है। कोई ब्लंडर मिस्टेक नहीं है, सबसे लास्ट ही आया है। विश्व बैंक ने भारत की विकास दर फिर से घटा दी है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि महंगाई छप्पड़ फाड़कर छत से भी ऊपर निकल गई है। इस साल दिसंबर तक महंगाई छप्पड़ फाड़कर अंतरिक्ष में ही उड़ती रहेगी। जनता करे तो क्या करे, कितना नीचे देखे, कितना ऊपर देखे। लेकिन एक अच्छी खबर भी है। दुनिया भर में भारत की बदनामी कराने के बाद भी गोदी मीडिया में कई जगहों पर घटिया धार्मिक डिबेट जारी है। करोड़ों दर्शकों के लिए ऐसे डिबेट की सप्लाई बनी हुई है। लोग खूब देख रहे हैं क्योंकि टीवी और राजनीति दोनों का इन धार्मिक मुद्दों के बिना काम नहीं चल सकता। मंगलवार को सूत्रों के हवाले से खबर आई कि बीजेपी के प्रवक्ताओं से कहा गया है कि वे डिबेट में सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं के बारे में बात करें। इस खबर से जोर की हंसी आई कि चैनल गरीब कल्याण योजना पर डिबेट करेंगे या प्रवक्ताओं को धार्मिक डिबेट में ही गरीब कल्याण योजना के बारे में बोलना होगा। ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर अपने ट्विटर हैंडल zoo_bear में टीवी पर होने वाले धार्मिक टोन वाले कई डिबेट के क्लिप डालते रहते हैं। खासकर ऐसे डिबेट जिसके सवाल से लेकर एंकर की बातें भड़काऊ लगती है। zoo_bear पर ऐसी बहसों के संकलन का अध्ययन किया जाना चाहिए। काम जुबैर ने आसान कर दिया है। उन्होंने शानदार तरीके से इन्हें एक जगह जुटाकर देखने का मौका दिया है कि यहां ऐसा क्या क्या बोला जा रहा है जिससे धर्म को लेकर दो समुदायों के बीच टकराव पैदा हो सकता है। जुबैर ने केवल भड़काऊ बातें करने वाले महंतों की पहचान नहीं की है, बल्कि उन मौलानाओं को भी चिन्हित किया है जो ऐसी बहसों में दूसरा पक्ष बनाकर लाए जाते हैं। यह सवाल उठाया है कि भड़काऊ बातें करने वाले इन मौलानाओं को न्यूज चैनल क्यों बार बार बुलाते हैं और इन्हें कहां से ढूंढ कर लाते हैं। जाहिर है बहस में गर्मी पैदा करने के लिए एक मौलाना जरूरी हो जाता है, जिनकी बोल पर महंत आग बबूला होते हैं और महंत की बोल पर मौलाना आग बबूला होते हैं। एक उकसाता है, दूसरा उकस जाता है, फिर दूसरा उकसाता है और पहला उकस जाता है। इन बहसों में आने वाले मौलानाओं और महंतों के बारे में जानना ही चाहिए। कौन लोग हैं जो बिना किसी परवाह के उग्र बातें बोलते चले जाते हैं, बार बार बुलाए जाते हैं। ये एक छोटी घटना है, एक जगह पर हुई, लेकिन 9 बजे हम ये पाते हैं कि उसी पर बहस करने के लिए 3-4 अलग अलग खिड़कियां खुल जाती हैं और वहां पर उस मुद्दे को एक जिसे सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट का स्वरूप दे दिया जाता है, यानी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में ये सभ्यता की लड़ाई है। तो पहला स्तर हुआ घटना का, दूसरा स्तर हुआ विमर्श बनाने का, जो कि ये बहस की पत्रकारिता करती है। तीसरा विमर्श ये होता है कि अगले 2-3 दिन बाद हम ये पाते हैं कि उस घटना पर कुछ लोग हैं जो कि अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं और ये वो लोग हैं जिनका संबंध किसी ना किसी तरह से जो हिंदुत्व के ग्रुप्स हैं या हिंदुत्व की राजनीति करने वाले ग्रुप्स हैं उनके साथ में है। और इसमें कुछ बीजेपी के नेता भी आ जाते हैं। तो नुपुर शर्मा वाली बात यहां पर आती है कि तीसरा स्तर हुआ। तो पहला घटना का स्तर हुआ, दूसरा स्तर सांप्रदायिक पत्रकारिता का स्तर हुआ, तीसरा स्तर इन लोगों के बयानों का हुआ जो कि बीजेपी की लीडरशिप की पायदान में दूसरे नंबर पर है। और फिर हम ये पाते हैं कि जो ऊपर का सबसे ऊपर का लीडरशिप का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल चुप रहता है। तो ये 4 स्तरीय जो तंत्र बना हुआ है, इसने पूरा एक विमर्श, सांप्रदायिक विमर्श बना दिया है। और मजे की बात यह है कि ये अभी भी कायम है। इस तरह बहस का पर्यावरण बहुत खराब हो जाता है। दुनिया में बहस के इसी पर्यावरण के कारण भारत की बदनामी हुई। अब तो पर्यावरण के मामले में भी बदनामी हो गई है। एक रिपोर्ट आई है कि भारत का स्थान 180 देशों में 180वें नंबर पर आ गया है। इस पर आने से पहले डिबेट पर डिबेट करना जरूरी है। तभी आप समझ पाएंगे कि एक ऐसे दिन जब छप्पड़ फाड़ महंगाई की खबर आई है, विकास दर घटी हुई है, क्यों महंगाई और बेरोजगारी के सवाल पर चर्चा नहीं होती है। पहले टीवी चैनलों ने सरकार से पूछना बंद कर दिया तो जनता में यह बात फैल गई। तो अब जनता के बीच वही चैनल धर्म को लेकर सवाल पूछते नजर आते हैं ताकि लगे कि एंकर इन दिनों धर्म की रक्षा में बिजी है, इसलिए सरकार से सवाल करने का टाइम नहीं मिल रहा। इस तरह धर्म के नाम पर गर्मा गर्म बहस का माहौल पैदा किया जाता है जिसे देखने करोड़ों लोग आते हैं, देखते हैं।
अलग अलग चैनलों के संदर्भ में कई मौकों पर यह बात सामने आई है कि इनके कार्यक्रम, इनकी बातें सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ रही हैं। इस बारे में 23 अप्रैल को सूचना प्रसारण मंत्रालय ने एक चेतावनी भी जारी की, लेकिन उससे धार्मिक मुद्दों पर होने वाली बहसों पर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई अंतर नहीं आया। मोहम्मद जुबैर ने अपने ट्विटर हैंडल पर 2 चार्ट साझा किए, दिखाने के लिए कि अलग अलग चैनलों के ऐसे डिबेट को लाखों दर्शकों ने देखा है जिनके विषय धार्मिक विषयों के आसपास आधारित थे। YouTube पर इन सभी को लाखों में व्यूज मिले, जबकि केबल और डिश टीवी पर भी करोड़ों दर्शकों ने देखा ही होगा। इसके अलावा भी ऐसे डिबेट को आप YouTube में चेक करेंगे तो वहां भी लाखों दर्शकों की या व्यूज की संख्या पाएंगे। थीम के हिसाब से भी अलग अलग चैनलों के कार्यक्रमों में काफी समानता दिखती है और इनमें आने वाले वक्ता भी कई बार एक जैसे ही होते हैं और एक ही होते हैं। जुबैर ने एक ऐसे ही व्यक्ति को रेखांकित किया है कि लाखों व्यूज वाले कई चैनलों के कई शो में एक व्यक्ति कॉमन है। यह तो दावा नहीं किया जा सकता कि केवल इन्हीं के कारण लाखों व्यूज मिले हैं, लेकिन कई चैनलों के डिबेट में मुसलमानों के प्रतिनिधि के तौर पर हिस्सा लेने वाले ये इस्लामिक विद्वान कौन हैं? इनका नाम है इलियास शराफुद्दीन। ऑल्ट न्यूज के जुबैर का सवाल है कि जब इलियास शराफुद्दीन आपत्तिजनक बातें करते हैं, ऊट-पटांग बातें करते हैं, तो उन्हें हर चैनल क्यों बुलाता है? क्या इसलिए कि इनकी उलूल जुलूल बातों से रेटिंग आती है? जुबैर ने जानने की कोशिश की है कि इलियास शराफुद्दीन कौन है, इनकी पृष्ठभूमि क्या है। व्यक्तिगत जानकारी नहीं मिली, लेकिन जुबैर ने एक ट्वीट में दावा किया कि 2017 में रिपब्लिक टीवी ने इलियास को इस्लामी विद्वान के रूप में पेश किया। हो सकता है कि इससे पहले भी किसी और चैनल ने बुलाया। यह महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन जरूर उसके बाद से कई चैनल इन्हें नियमित तौर पर बुलाने लगते हैं। इलियास के बयान उटपटांग से भी होते हैं और कई बार रिपब्लिक ने इनके बयानों को ट्वीट भी किया है। जैसे एक बयान है कि ये चाहते हैं कि भारत सऊदी अरब हो जाए। ऐसा चाहने वाले केवल इलियास हैं या यह भारतीय मुसलमानों की आम राय है, साफ नहीं होता। मगर अक्सर ऐसी डिबेट में कही गई बातों को मुसलमानों की राय के रूप में पेश कर दिया जाता है ताकि लोगों में गुस्सा और नफरत पैदा हो। उस एजेंडे को मान्यता मिले कि इनकी निष्ठा, इनकी नोट कीजिएगा, इनकी निष्ठा भारत में नहीं है। यह कितना खतरनाक खेल है। मुसलमानों के खिलाफ मुसलमानों का ही इस्तेमाल हो रहा है इस तरह के डिबेट में। निश्चित रूप से भारत जैसे देश के लिए कुछ होने के लिए सऊदी अरब तो कतई आदर्श मॉडल नहीं हो सकता, मगर इलियास की ऐसी बातों से लोग जरूर भड़के होंगे। कई शो में इलियास एंकरों को दलाल तक बोल देते हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, फिर भी इलियास को इनके पैनलों में बुलाया जाता है। इन सभी बहसों में एक चेतावनी होती है, वक्ता की बातों के लिए चैनल जिम्मेदार नहीं है। उसी तरह एक और चेतावनी जोड़ देनी चाहिए कि वक्ता इलियास मुसलमान तो हैं, मगर उनकी राय भारत के मुसलमानों की राय नहीं है। आप इन डिबेट के पैटर्न को देखिए। कई जिम्मेदार मुस्लिम संगठन, विद्वान टीवी की डिबेट से पीछे हट चुके हैं। वे जानते हैं कि इनका मकसद धर्म को जानना नहीं, दो धर्मों को भिड़ाना है ताकि लोग मुसलमानों से नाराज हो जाएं और उनका हिंदुत्व की तरफ जुटान होने लगे। इसलिए अच्छे लोग हट गए। अब यह साफ नहीं कि खराब बोलने वाले ही खोजकर क्यों लाए जाते हैं, या यह केवल संयोग है कि कई वक्ताओं को हमने देखा कि वे बेहद खराब तरीके से बातें रखते हैं। या तीसरी बात यह हो सकती है कि अच्छे लोगों के हट जाने के बाद ऐसे लोगों को किसी तरह हम सवाल कर रहे हैं कि टीवी के डिबेट में आने के लिए मजबूर किया जाता हो। संपादकीय जिम्मेदारी भी कोई चीज होती है। जो वक्ता खराब बोलता है, असंसदीय बोलता है, भड़काता है, उसे बार बार क्यों बुलाया जाता है? हम इलियास शराफुद्दीन से बात करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें बाकायदा मैसेज किया, लेकिन उनका जवाब नहीं। न्यूज चैनलों के डिबेट के टॉपिक ध्यान से देखा कीजिए।
पता चलेगा कि सरकार से सवाल पूछने वाले टॉपिक पर कितनी बहस है, महंगाई, बेरोजगारी या जनता से जुड़े मुद्दों पर कितनी बहस है, धर्म के टॉपिक को लेकर कितनी बहस है, आप जान जाएंगे। बीइंग ह्यूमन और क्रूर दर्शन के रमित कुणाल ने कई डिबेट शो के टॉपिक का अध्ययन किया। इनके कार्यक्रमों के नाम है दंगल, हल्ला बोल, आर पार, महाभारत, ताल ठोक के, देश नहीं झुकने देंगे, पूछता है भारत, सवाल पब्लिक का। 5 मई से 24 मई के दौरान रमित कुणाल ने अध्ययन किया कि इन कार्यक्रमों के करीब 150 डिबेट में किस तरह के टॉपिक पर बहस हुई है। तो अध्ययन में यह निकल कर आया कि 150 डिबेट में से 138 डिबेट का संबंध किसी ना किसी तरीके से धर्म से रहा है। सोचिए, जिस वक्त महंगाई चरम पर हो, गर्मी हो, लोग परेशान हो, उस वक्त केवल धर्म से जुड़े मुद्दे पर डिबेट चलाए जा रहे हैं। अब तक आप यह जान चुके हैं कि भारत में पत्रकारिता समाप्त हो चुकी है। जब से दर्शकों ने पकड़ा है कि चाटुकारिता हो रही है, धर्म के नाम पर न्यूज चैनल दर्शकों के बीच घूमने लगे हैं। अब आप समझ नहीं पाते कि धर्म का नाम लेकर जो आया है उसका क्या करें। या कुछ इस तरह का मामला है कि परीक्षा के समय आपका बच्चा किताबें नहीं पढ़ता है, 3-3 घंटे पूजा में लगा देता है। जाहिर है आप पूजा करने से नहीं रोक पाएंगे, लेकिन यह भी जानते हैं कि मूल काम तो पढ़ना है। इस तरह से आपका बच्चा नहीं पढ़ने का अच्छा बहाना ढूंढ लेता है और आप कुछ नहीं कर पाते। जैसे जैसे जनता के सवाल मुखर होते हैं, टीवी के बक्से पर वक्ता का एक बक्सा बढ़ा दिया जाता है, पूरी महफिल सजा दी जाती है और हंगामा खड़ा किया जाता है ताकि केवल हंगामा रह जाए, सवाल गायब हो जाए। ये टीवी है, इस स्क्रीन पर कितने बक्से हो सकते हैं? 2। नहीं बच्चों, 2 पुरानी बात हो गई है। 4। नहीं बच्चों, वो भी पुरानी बात हो गई है। 8। अरे नहीं बच्चों, वो भी पुरानी बात हो गई है। 16। नहीं बच्चों, वो भी पुरानी बात हो गई है। 32। अरे अब दांतों को नहीं, डिबेट के बक्सों को गिना करेंगे। मास्टर जी, ये सब एक से लगते हैं, हल्ला करते हैं। जब सुनाई नहीं देता तो दिखाई कैसे देगा? रोहित के इस एनिमेशन से साफ हो जाना चाहिए कि न्यूज चैनलों के डिबेट बात करने का पर्यावरण बिगाड़ रहे हैं। यह जानबूझकर किया जाता है ताकि हंगामे पर आपकी नजर जाए और टीवी को दर्शक मिल जाए। हंगामा हो इसलिए जरूरी है कि एक महंत हो, एक मौलाना हो। अब बात करते हैं पर्यावरण की। पर्यावरण के बारे में प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों में अच्छाई की कोई कमी नहीं है। हर वो चीज है जो एक अच्छे भाषण और एक अच्छे पर्यावरण के लिए जरूरी होती है। लेकिन इसके बाद भी उनके कार्यकाल के 8वें साल में भारत 180 देशों में 180वें नंबर पर आया है, लास्ट। मतलब धरती की पूजा करे भारत, धरती को माता माने भारत और फेल भी करे भारत। मुझे तो शक है, 2 प्रकार के शक हैं। लगता है कॉपी चेक करने वाले ने अक्षय कुमार से पर्यावरण का इतिहास नहीं पढ़ा। दूसरा, वह गोदी मीडिया पर धार्मिक डिबेट नहीं देखता होगा, तभी उसका ध्यान जवाब की गलतियों से नहीं भटक सका। मेरे इस परम मित्र को गुजराती के नाते तुलसी भाई विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ का भारतीय नाम प्रधानमंत्री ने रखा है। तुलसी भाई 20 अप्रैल को गुजरात में थे। उस दिन दोनों की निकटता देखते ही बनी। मगर 17-18 दिनों के बाद 6 मई को तुलसी भाई की संस्था की एक रिपोर्ट ने हंगामा मचा दिया। इस रिपोर्ट में दिखाया गया कि कोविड के दौरान भारत में मरने वालों की संख्या 47 लाख से ज्यादा हो सकती है, लेकिन सरकार ने 5 लाख से भी कम नंबर बताए हैं। कई दूसरी रिसर्च संस्थाओं ने भी इस तरह के दावे किए, लेकिन भारत सरकार ने ऐसी सभी रिपोर्ट को ठुकरा दिया। भारत के समाचार पत्रों ने भी सरकारी दावों की चुनौती दी थी, दिव्य भास्कर ने, और अपनी रिपोर्ट में मरने वालों की संख्या सरकार की संख्या से ज्यादा बताई। भारत सरकार ने उसे भी ठुकरा दिया। जब इसी WHO ने कोविड को लेकर भारत की तारीफ की, तब सारे मंत्री ट्वीट करने लगे,
जब WHO ने आशा वर्कर को ग्लोबल हेल्थ लीडर का पुरस्कार दिया तब तनिक देर न लगी, इसी तारीफ पर तारीफ मंत्री करने लगे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दिया और इस अवार्ड को मान्यता दी, जबकि पुलित्जर पुरस्कार मिलने वाले 4 पत्रकारों को उन्होंने बधाई नहीं दी। एक ही संस्था की एक रिपोर्ट पर शुक्राना, एक रिपोर्ट को ठुकराना। वाह रे वाह, देखो कैसा जमाना। जबकि आशा वर्कर को पता है सच्चाई क्या है, न ढंग की सैलरी मिलती है, न समय पर मिलती है। भारत सरकार इन संस्थाओं को काफी महत्व देती है, बस उनकी वैसी रिपोर्ट को ठुकरा देती है जो उसे पसंद नहीं आती। 2021 की डेमोक्रेसी इंडेक्स की रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग खराब निकली, सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। ग्लोबल हंगर रिपोर्ट में 116 देशों में भारत का स्थान 101वां निकल गया, सरकार ने इस रिपोर्ट को भी रिजेक्ट कर दिया। ठुकराना भी एक काम हो गया है, एक मंत्री ही होना चाहिए ठुकराना मंत्री। किसे पता था कि भारत को एक और रिपोर्ट ठुकराने का मौका मिलेगा, उसे काम करना होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इस नई रिपोर्ट को ठुकराने से पहले यह भी देख लीजिए कि इस मंच को सरकार और मीडिया कितना महत्व देता है। केंद्र से लेकर राज्य सरकारों के मंत्री यहां हाजिरी लगाने का मौका नहीं गंवाते, यहां पहुंचकर भारत की जनता के लिए ट्वीट करते हैं, जैसे इनका एडमिशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हो गया। इसी फोरम की एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI की रिपोर्ट में भारत का स्थान 180 आया है, जिसमें देखा जाता है कि दुनिया के देशों में पर्यावरण को लेकर किस तरह के नियम कानून बने हैं, उन्हें कितनी ईमानदारी से लागू किया जाता है, भ्रष्टाचार कितना है, प्रदूषण का हाल कैसा है। इन सब मामलों में भारत को आखिरी नंबर मिले हैं, लास्ट पायदान। 2014 में इसी रिपोर्ट में भारत का स्थान 178 देशों में 155वां था। 2016 में काफी सुधार आया, 141वें नंबर पर भारत आया, लेकिन 2018 में 36 अंक नीचे आ गया, 177 नंबर पर। 2020 में 168 नंबर पर और 2022 में सबसे लास्ट 180वें नंबर पर। क्या यह संस्था केवल इसी मामले में खराब काम करती है? इस संस्था के साथ येल यूनिवर्सिटी की भी एक संस्था ने सहयोग किया है, और भी संस्थाएं हैं। क्या उन सभी ने मिलकर खराब काम किया है? इन्हें काम करना नहीं आता, सिर्फ ठुकराने वाले को काम करना आता है। क्या पर्यावरण के मामले में भारत का रिकॉर्ड इतना खराब है? 180 देशों में भारत लास्ट आए। भारत सरकार रिपोर्ट ठुकरा सकती है, लेकिन इस सवाल का जवाब आप ना में नहीं दे सकते कि यहां पर्यावरण की हालत बहुत खराब है। ठीक है कि भारत की जनता ने महंगाई की तरह गर्मी के प्रकोप को भी बर्दाश्त किया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसके कारण उसका जीना मुश्किल नहीं हुआ है। इस साल मार्च में गर्मी ने 122 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतना गर्म मार्च कभी नहीं रहा। मार्च का औसत तापमान 33.1 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो गया, औसत से 1.86 डिग्री सेल्सियस ज्यादा। गेहूं के दाने सूख गए, जनता ने बर्दाश्त किया। उसके बाद रिकॉर्ड ही रखना छोड़ दिया कि आज तापमान 45 डिग्री सेल्सियस है या 43 डिग्री सेल्सियस है या 47 डिग्री सेल्सियस। 2012 से 21 के बीच 10 सालों के दौरान तापमान में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है। पिछले 15 सालों में 11 साल सबसे गर्म साल रहे हैं। गंगा में प्रदूषण का स्तर जांचने के लिए 4 केंद्रीय संस्थाएं हैं। इनमें से 3 की रिपोर्ट है कि प्रदूषण के तत्व सीमा से ज्यादा बढ़ चुके हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट में यह सारी बातें कही गई हैं। जनता ने तभी बर्दाश्त किया जब प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन में भारत का कोई रोल नहीं है। क्या वाकई भारत का कोई रोल नहीं है? इसका मतलब है कि जनता टीवी पर घटिया डिबेट बर्दाश्त कर सकती है, वह कुछ भी स्वीकार कर सकती है। वह यह भी स्वीकार कर सकती है कि कोरोना के साल 2020-21 में देश भर में 30 लाख से अधिक पेड़ों को काट दिया गया। तो क्या हो गया? जब तक बर्दाश्त का नाम विकास है, जनता बर्दाश्त करती रहेगी और बर्दाश्त का विकास होता रहेगा। देखिए, प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उसको वो बात गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसमें एक पैंच है समझने का। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भारत का जलवायु परिवर्तन के नजरिए से, क्लाइमेट चेंज के नजरिए से वो बोल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि भारत का जो कंट्रीब्यूशन है, भारत को अगर दोषी करार दिया जाना है क्लाइमेट चेंज के मामले में, तो वो कंट्रीब्यूशन काफी कम है।
क्योंकि भारत का जो पर कैपिटा इमिशन है, प्रति व्यक्ति उत्सर्जन जो है, कार्बन उत्सर्जन, वो अमेरिका, यूरोप और यहां तक कि चीन जो हमारा पड़ोसी देश है और जो जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में एक विकासशील देश की हैसियत से बैठता है, डेवलपिंग कंट्री की हैसियत से बैठता है, उससे भी कम है। लेकिन पैंच यह है कि भारत और चीन की आबादी जो है अमेरिका और यूरोप के किसी भी देश की आबादी से कई गुना ज्यादा है। भारत की आबादी अमेरिका से 4.25 गुना या 3.5 गुना कम से कम ज्यादा है। तो इसलिए अगर आप पर कैपिटा की बात करेंगे तो हर चीज आपकी पर कैपिटा कम है। अगर आप लिपस्टिक लगाएंगे या कोका कोला पिएंगे तो पर कैपिटा आपके पास 140 करोड़ लोगों का देश है, तो वो कम है। तो ये आर्ग्यूमेंट इसलिए फ्लॉड आर्ग्यूमेंट माना जाता है। और पूर्ववर्ती सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह की जब थी तो उन्होंने इसको करेक्ट करने की कोशिश की, क्योंकि ये खुद को धोखा देने वाली बात है। अगर हम कहेंगे कि हमारा पर कैपिटा कार्बन इमिशन कम है इसलिए हम कार्बन इमिशन करते रहेंगे, भारत को क्लीन एनर्जी की ओर जाना पड़ेगा। और भारत इस बात को समझ भी रहा है। भारत ने पिछले कुछ वक्त में 1 लाख मेगावाट यानी 100 गीगावाट से ज्यादा, अगर मैं एग्जैक्ट फिगर बताऊं तो 1,11,000 जो मेगावाट के सोलर और विंड समेत क्लीन एनर्जी के इंस्टॉलेशन उन्होंने संयंत्र लगाए हैं, बिजली घर लगाए हैं। लेकिन समस्या यह है कि भारत अभी भी कोयले में उलझा हुआ है। उसकी 80% जो एनर्जी है अभी भी वो कोयले से आ रही है। तो ये समस्या है। इसलिए भारत का पर्यावरण का जो इंडेक्स आज आया है वो सिर्फ जलवायु परिवर्तन की नजर से मत देखिए, पर्यावरण के लिहाज से भारत को अपनी जो है स्पॉटलाइट अपने ऊपर लानी पड़ेगी, अपना उसको मूल्यांकन खुद करना पड़ेगा, आत्मंथन करना पड़ेगा। क्योंकि आप हसदेव अरण्य की ओर देखिए, चाहे चारधाम जो मार्ग बन रहे हैं वो देखिए, जो हाईवे जंगलों से जा रहे हैं वो देखिए, उनमें बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं, मामले अदालतों में लंबित हैं कि पर्यावरण नियमों की अनदेखी हो रही है। तो यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि भारत की 10% आबादी ऐसी है जो आदिवासी है और इतनी ही आबादी और उससे ज्यादा आबादी गरीब दलित लोग हैं, और ये सब लोग इन्हीं इलाकों में रहते हैं। तो जब आप पर्यावरण का जो इंडेक्स तय किया जा रहा है तो उसका प्रभाव, सामाजिक आर्थिक प्रभाव है, वो उन लोगों पर पड़ रहा है जो सबसे ज्यादा गरीब हैं और जिनका कार्बन फुटप्रिंट जो है वो सबसे कम है। तो इस नजरिए से भारत को इस पूरे इंडेक्स को गंभीरता से लेना चाहिए और मैं कहूंगा उनको इस पर पुनर्विचार करना चाहिए अपनी स्थिति पर। 15 देशों में भारत की बदनामी हुई, लोगों ने बर्दाश्त किया ही। अब इसे भी बर्दाश्त कर लेंगे कि पर्यावरण के मामले में भारत 180 देशों में 180वें नंबर पर है। बर्दाश्त करने के मामले में जनता पर भरोसा कीजिए। 2 साल से महंगाई की हर चरम सीमा को नई सीमा मानकर जनता बर्दाश्त करती रही। छप्पड़ फाड़ महंगाई को भी वो जनता बर्दाश्त कर लेगी। क्या पिछले साल लोगों ने 110 रुपया लीटर पेट्रोल खरीदकर बर्दाश्त करने की नई सीमा का, नई क्षमता का प्रदर्शन नहीं किया? आखिर रिजर्व बैंक किसे सुना रहा है कि महंगाई बर्दाश्त की ऊपरी सीमा पार कर चुकी है? जब भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि महंगाई बर्दाश्त की ऊपरी हद पार कर चुकी है, तब मैं उन हदों के बारे में सचित्र सोचने लगा जिनके भीतर जनता कैद कर दी गई है। कानून ने महंगाई को लेकर मुख्य रूप से 2 हदें तय की हैं, रिजर्व बैंक को जिम्मेदारी दी है। निचली हद 2% की है, मतलब जनता इतना बर्दाश्त कर सकती है। इसका मतलब नहीं कि इसके आगे बर्दाश्त नहीं करनी है। इसके आगे आप बर्दाश्त कर सके इसके लिए ऊपरी हद 6% तक रखी गई है। इसके बीच में एक तीसरी हद भी है जिसे माना जाता है कि थोड़ा आप भी बर्दाश्त कीजिए, थोड़ा सरकार भी करे। 4% की हद इसे कहते हैं। 4 से 6% के बीच भी कई अदृश्य हदें हैं जिसे समय समय पर सरकार बताती रहती है। जब महंगाई 5% होगी तो कह देगी कि अभी मुश्किल है मगर नियंत्रण में है क्योंकि 6% से कम है। लेकिन जब 6% की हद पार कर गए तो महंगाई बर्दाश्त के बाहर मान ली जाने लगी। रिजर्व बैंक ने कह दिया कि महंगाई बर्दाश्त की सभी हदों को पार कर चुकी है। इस ऐलान को सुनने के बाद हिंदी प्रदेशों के महंगाई के सपोर्टर क्या कर रहे हैं? खाने पीने की चीजें भयानक रूप से महंगी हो गई हैं। इस महंगाई में इनका सबसे बड़ा योगदान है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि अगले दिसंबर तक, इस दिसंबर तक महंगाई से राहत की उम्मीद नहीं है। महंगाई छप्पड़ फाड़ कर ही रहने वाली है। रिजर्व बैंक ने आज फिर से ब्याज दर में बढ़ोतरी कर दी। आपकी EMI और बढ़ जाएगी और बैंकों से कर्ज लेना और महंगा होगा। चिंता मत कीजिए, गोदी मीडिया पर हिंदू मुस्लिम डिबेट का रिबेट ऑफर चलता रहेगा। We will remain focused on bringing down inflation closer to the target and fostering macroeconomic stability. The Monetary Policy Committee, that is MPC, met on 6th, 7th and 8th of June
and based on an assessment of the macroeconomic situation and the outlook, the MPC voted unanimously to increase the policy repo rate by 50 basis points to 4.90% with immediate effect. हम एक मुश्किल वक्त में हैं। अगली 2 तिमाही में जीडीपी 4% के आसपास रहेगी। इसी दौरान महंगाई भी चरम पर रहेगी, तो आप जनता की हालत खराब रहने वाली है। हालात और हेडलाइन मैनेजमेंट के बीच का फर्क समझना होगा। रिजर्व बैंक ने भारत की जीडीपी का अनुमान घटा दिया है। अप्रैल महीने में ही 2022-23 के लिए 7.8% से घटाकर 7.2% कर दिया। हमें लगा अब हो गया, लेकिन विश्व बैंक तो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि कितनी बार कटौती करते रहें। विश्व बैंक का कहना है कि छप्पड़ फाड़ महंगाई के कारण इस साल विकास दर 7.5% ही रहेगी, जबकि जनवरी में कहा था कि 22-23 में विकास दर 8.7% रहेगी। अप्रैल के महीने में घटाकर 8% कर दिया, 7 जून को और घटा दिया, 7.5% कर दिया। Reserve Bank of India has taken the steps which are needed for the economy, and as we have noted in the past since morning, and there are domestic challenges and more are larger ones are there in the global scenario. So these actions are a combination of that. So whatever it takes for monetary authorities as well as fiscal authorities, those actions are being taken. ऐसा लग रहा है कि विकास का पाजामा छोटा होता जा रहा है। कब कौन आकर एक बिलांग छोटा कर जाएगा पता नहीं। आपको धर्म की रक्षा में उलझाया जा रहा है, जबकि यह समय अर्थ की रक्षा का है। वैसे धर्म तो पत्रकारिता का भी है, मगर वो अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पा रही है। अपने अधर्मों पर पर्दा डालने के लिए आपके धर्म का रक्षक बनकर एंकर और न्यूज चैनल आपके बीच आ रहे हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था की हालत खराब होगी, हेडलाइन में अर्थव्यवस्था की दूसरी समानांतर खबरें चमकने लगेंगी। जैसे स्टार्टअप बढ़ गया है, पंजीकृत होने वाली कंपनियों की संख्या बढ़ गई हैं, इस तरह का ढिंडोरा पीटा जाएगा और आपसे संकट की असली तस्वीर छिपा ली जाएगी, उम्मीद दिखाई जाएगी। प्राइम टाइम को यूट्यूब में दोबारा देख लिया कीजिए। लाइव सुनने में बहुत सी बातें छूट जाती हैं। पूरी दुनिया में महंगाई की सुनामी चल रही है, भारत में धर्म की कहानी चल रही है। दिसंबर तक छप्पड़ फाड़ महंगाई रहने वाली है। पता नहीं तब तक दरवाजे खिड़कियां भी बचेंगी या नहीं, वो भी उड़ जाएंगी। महंगाई के सपोर्टरों के संपर्क में रहा कीजिए। महंगाई को भूलने का नैतिक साहस वही देंगे। हम तो बता सकते हैं और बताकर ब्रेक ले लेंगे। कानपुर दंगों के 5 दिनों के बाद शहर में शांति नजर आ रही है, मगर शांति की सतह के नीचे बेचैनियां भी हैं। लोगों के सवाल हैं कि पुलिस जांच के मामले में निष्पक्षता बरत रही है या नहीं। बुलडोजर से घरों को गिराने में भेदभाव तो नहीं कर रही है। क्या उन सभी को बचाया जा रहा है जिनके वीडियो वायरल हो रहे हैं और जिनमें कुछ लोग हिंसा करते हुए भी नजर आ रहे हैं? पुलिस ने जिन आरोपियों की तस्वीरें जारी की हैं, तस्वीरें जारी करते समय एहतियात बरता है, संदिग्ध लिखा है। अभी बुलडोजर चलाने पर रोक लगा दी गई है। कानपुर के जिन इलाकों में हिंसा हुई, वहां अब भी पुलिस ड्रोन से निगरानी रखे हुए है। दुकानें खुल गई हैं, ट्रैफिक चालू कर दिया गया है। धीरे धीरे माहौल सामान्य होने लगा है। लेकिन कानपुर हिंसा में कई आरोपियों की गिरफ्तारी पर सवाल भी उठ रहे हैं। जबरदस्ती का है उसको ऐसा कर देना, तो ये तो मतलब बच्चे का पूरा फ्यूचर खराब हो रहा है और हमारी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। इस तंग घर में रहने वाले नर्सिंग के छात्र 19 साल के साजिद की भी इस मामले में गिरफ्तारी की गई है। पुलिस का कहना है कि साजिद हिंसा में शामिल था। क्या नाम है? लेकिन साजिद की मां का दावा है कि उनका बेटा निर्दोष है। तो फिर कैसे पकड़ के आए हो? ये तस्वीरें शुक्रवार की हैं, जिसमें पुलिस साजिद को घसीट कर ले जा रही है। साजिद चिल्ला रहा है
कि वो निर्दोष है। हमारा बच्चा हो या कोई भी, अगर दंडनीय है तो उसको दंड दिया जाए, अगर नहीं है तो पुलिस कमिश्नर साहब से हमारा बार बार यही कहना है कि आप अपनी दृष्टि बना रखें और किसी बेगुनाह को ऐसी सजा न दें। कानपुर के इस क्षेत्र में हिंसा हुए अब 5 दिन हो गए हैं। जुम्मे की नमाज के बाद यहाँ हिंसा हुई थी पिछले हफ्ते। अब यहाँ शांति है, अगर आप देखें ट्रैफिक भी चल रही है, दुकानें भी खुली हुई हैं, लेकिन जो लोग हैं उनमें कुछ चिंता ज़रूर है कि आगे कुछ दिनों में क्या होगा। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या आरोपियों के घरों और जिन इमारतों से पत्थरबाजी हुई वहां बुलडोजर चलाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इन इमारतों के कागज खंगाले जा रहे हैं, ये पता करने के लिए कि ये बिल्डिंगें वैध तरीके से बनाई गई हैं या अवैध तरीके से बनाई गई हैं। कानपुर प्रशासन ऐसी 100 इमारतों की सूची तैयार कर रहा है जिन पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है, लेकिन कानपुर के शहर काजी ने साफ कर दिया है कि अगर बुलडोजर चला तो उसका पुरजोर विरोध होगा। वो नवैयत दूसरी थी, यहाँ की नवैयत शहर की दूसरी है। अगर इस तरह की कोई कदम उठाए गए तो फिर सर पे कफन बांध के लोग निकल भी आएंगे मैदान में, ज़्यादा दिन इंतजार नहीं कर पाएंगे। अब ज़्यादती की इंतहा, सब्र की इंतहा हो रही है। अगर यही मतलब होना है तो फिर ठीक है, वो हम कानून को तो तोड़ते नहीं, ना कानून को भी तोड़ा हमने, लेकिन ये तो हमें हक है कि ठीक है भाई हम मरने के लिए निकले आ रहे मारो। वहीं कानपुर पुलिस ने संतुलन बनाते हुए सोशल मीडिया पर पैगंबर मोहम्मद के बारे में भड़काऊ पोस्ट डालने वाले बीजेपी नेता हर्षित श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पत्थरबाजी दोनों तरफ से हुई थी, हिंदुओं की तरफ से भी पत्थरबाजी हुई, लेकिन शुरुआत मुसलमानों की तरफ से हुई क्योंकि वो जबरदस्ती दुकानें बंद करा रहे थे। लेकिन पीछे थी नूपुर शर्मा, इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो गिरफ्तारी वहां भी दोनों तरफ से होनी चाहिए, तभी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास निकल करके सामने आएगा। दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही सामूहिक विवाह निकाह की शहनाई बजनी बंद हो गई है। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। एक जून को खरगोन जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना में 892 जोड़ों का ब्याह होना था, लेकिन चुनावी बिगुल बजा, शहनाई थम गई। 3 तारीख को फिर संशोधित आदेश आया कि शादी हो सकती है, लेकिन नेता मंत्री नहीं आ सकते, यानी सरकारी आयोजन नहीं होगा। राजपुरा के द्वारका गागले की 2 बेटियों की शादी निरस्त हुई। अब वो कर्ज लेकर शादी की तैयारी करने में जुटे हैं। मगरिया की राधिका पवार की भी लगभग यही कहानी है। 30 तारीख को हल्दी लगने वाली थी और 1 तारीख को सम्मेलन था, पर हमें फोन आया कि शादी मतलब व्यस्त हो गई। तो फिर पापा और इन्होंने व्यवस्था करी, कर्जा करके दहेज लाए, और फिर अब हमें अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी, दुल्हन बने या ना भी बने ऐसा लग रहा है। कुछ नहीं इंतजाम कर पाएंगे, कुछ नहीं। मेरे पिताजी गरीब है और वो इंतजाम नहीं कर पाएंगे। जिन जोड़ों की पहले शादी हो चुकी है वो इस बात से परेशान है कि उन्हें योजना के 55,000 रुपए कब मिलेंगे। हमको मुख्यमंत्री योजना का लाभ चाहिए। हमारे माँ बाप ने जो भी पैसे खर्च किए हैं वो हमें वापस मतलब चाहिए। हमें योजना का लाभ नहीं मिल रहा और हमको लाभ चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम यह चाहते हैं कि हमारे माता पिता ने यह हमारा विवाह किया है, जो कर्जा लिया है, कन्यादान योजना से जो हमें लाभ मिलेगा उससे हमारे माता पिता कर्जा दे सके, इसलिए हमें लाभ चाहिए। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में प्रति कन्या 55,000 रुपए स्वीकृत होते हैं। 11,000 रुपए अकाउंट पे ही चेक, 38,000 रुपए की सामग्री आयोजनकर्ता निकाय उपहार सामग्री के तौर पर देते हैं। 6,000 रुपए आयोजन करने वाले निकाय को मिलते हैं। बहरहाल आचार संहिता में फिलहाल इस रकम पर ताले डले हैं। विभाग को भी नहीं पता लाभार्थियों को मदद कैसे मिलेगी। विवाह पे किसी प्रकार का कोई रोक नहीं लगाया है। विवाह तो सामान्य वो व्यक्ति करें, केवल चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत शासकीय आयोजनों पर रोक लगाया गया है। वैसे जो 38,000 का उपहार है उसमें LPG गैस कनेक्शन, 32 इंच का कलर टीवी, रेडियो, स्टील अलमारी, 6 फाइबर कुर्सी का सेट, निवाड़ वाला पलंग, रजाई, गद्दे, चांदी का मंगलसूत्र, पायल, बिछिया, सिलाई मशीन, टेबल फैन, दीवार घड़ी, स्टील के 51 बर्तन का सेट, प्रेशर कुकर और वधू के लिए 4 साड़ियां दी जाती हैं। कई लोगों का ये भी सवाल है कि सरकारी दहेज को क्या माना जाए, और शायद यही लालच है जिसकी वजह से सागर में NSUI के IT सेल के समन्वयक नैतिक चौधरी अनैतिक काम कर बैठे।
15 दिन पहले शादी की थी। पुलिस का कहना है कि पैसों के लिए दोबारा सामूहिक विवाह के मंडप में बैठ गए, जहां से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वैसे तो दहेज प्रतिबंध कानून 1961 की धारा 6(1) के तहत दहेज सामग्री की सूची परिभाषित है, लेकिन ये लागू तभी होती है जब इसके निमित्त कोई मांग की गई हो। ऐसे में सरकार जो उपहार दे रही है वो इसके दायरे में तो नहीं आती, लेकिन फिर भी राज्य के मुखिया जो खुद को बच्चों का मामा कहते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि कहीं इससे दहेज प्रथा को परोक्ष रूप से बढ़ावा तो नहीं मिल रहा और कहीं इससे समाज में जो पितृसत्तात्मक सोच है वो बलवती तो नहीं होती जा रही। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान और खरगोन से आसिफ के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।